जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों सब्जेक्टिव प्लूसेंट का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से हम जानते हैं। और ये जो है दोस्तों पहला अध्याय होगा। पहला अध्याय जो कि पदार्थ और उनके प्राकृतिक के संबंध में। तो दोस्तों पहला अध्याय क्या है? पदार्थ एवं प्राकृतिक। उससे पहले कुछ दिया हुआ है रसायन विज्ञान के संबंध में। तो सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं। जैसे कि रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें, रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री की हम बात करें, तो केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों। केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुआ। तो दोस्तों केमिस्ट्री की हम बात करें यानी कि रसायन विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है काला रंग। यानी कि कीमिया का क्या अर्थ होता है? तो कीमिया का अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। तो मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा गया और लेवाइसी यानी कि लेबोजियर इस इंग्लिश में इसका जो उच्चारण हो जाएगा लेबोजियर। और इसे जो है लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं दोस्तों। यानी कि केमिस्ट्री का जो पिता हो जाएगा रसायन विज्ञान का जनक, वो हो जाएगा लेबोजियर। तो दोस्तों पहला अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहला अध्याय दिया हुआ है पदार्थ और उनकी प्रकृति। तो पहला अध्याय क्या है? पदार्थ एवं उनकी प्रकृति। पदार्थ की अगर हम बात करें दोस्तों, पदार्थ की, तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचनाओं में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसे ही दोस्तों पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, हवा, बालू। तो पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल, हवा और बालू। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं पांच तत्वों के संयोग से बनी है। और ये जो है दोस्तों पांच तत्व है वो क्षितिज हो जाएगा, जल, पावक, गगन और समीर। यानी कि प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो उस समय भारतीयों और यूनानियों का एक अनुमान था कि प्रकृति की सारी जो है वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ पांच तत्व से ही मिलकर बना। और इन पांच तत्वों को माना जाता था जैसे कि क्षितिज हो जाएगा, जल, पावक, गगन और समीर। भारत के एक महान ऋषि हुए हैं दोस्तों जिसका नाम है कणाद। तो भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे ही परमाणु कहा गया। तो इसको क्या कहा गया है दोस्तों? परमाणु। अब है दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण। अगर हम बात करें पदार्थों के वर्गीकरण की, तो पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो सबसे पहले इसको दो भाग में बांटा गया। एक है भौतिक वर्गीकरण और फिर रासायनिक वर्गीकरण। और फिर भौतिक वर्गीकरण की हम बात करें दोस्तों, तो इसे भी कुल तीन भागों में बांटा गया। यानी कि सबसे पहले पदार्थ को कितने भाग में? दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को भी तीन भाग में, ठोस, द्रव और गैस। फिर रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें कि रासायनिक वर्गीकरण की हम बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण को दो भाग में, शुद्ध पदार्थ और फिर मिश्रण। मिश्रण में हो जाएगा दोस्तों समांगी मिश्रण और फिर विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ की हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ में हो जाएगा तत्व और यौगिक। यौगिक को भी दो भाग में बांटा गया और फिर तत्व को। तो यौगिक हो जाएगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तत्व की हम बात करें धात्विक और अधात्विक। तो ये था दोस्तों पदार्थों के वर्गीकरण। अब सभी को बारी बारी से हम जानते हैं। पहला है दोस्तों ठोस, जिसको इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। तो ठोस की अगर हम बात करें तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, यानी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ही दोस्तों ठोस कहते हैं। तो ठोस में क्या हो जाएगा? आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे? तो उसको ठोस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा। ये सब दोस्तों ठोस यानी सॉलिड का क्या है? एग्जाम्पल है। द्रव की हम बात करें लिक्विड की, तो पदार्थ की वैसी भौतिक अवस्था दोस्तों, पदार्थ की वैसी भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, यानी कि द्रव का जो है आकार क्या होगा? अनिश्चित, यानी कोई इसका आकार नहीं होता है। जिस शेप में इसको रखते हैं उसी शेप का ये जो है ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसका आकार क्या था? अनिश्चित होता है। लेकिन दोस्तों आयतन की हम बात करें तो आयतन जो है निश्चित होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? द्रव। तो द्रव जो है पदार्थ की वो भौतिक अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्कोहल, पानी, तारपीन तेल, मिट्टी का तेल। तो ये सब क्या है?
द्रव का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। अब दोस्तों गैस, अगर हम बात करें गैस की, तो पदार्थ का वह भौतिक अवस्था, पदार्थ का दोस्तों वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो। यानी कि दोस्तों ठोस में क्या देखे, आकार और आयतन दोनों निश्चित था, और द्रव की हम बात करें तो आकार क्या था, अनिश्चित था, लेकिन आयतन जो है दोस्तों वो निश्चित था। और गैस में जो है दोनों ही क्या होगा, अनिश्चित होगा, यानी कि दोनों ही निश्चित नहीं होता है, ना ही आकार और ना ही आयतन। और ऐसे ही वस्तु क्या, ऐसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, जैसे कि हवा हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैस का मुख्य जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। गैसों का दोस्तों कोई पृष्ठ भी नहीं होता, गैसों का कोई भी क्या होता है, पृष्ठ नहीं होता है। इसका विसरण बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस जो है की जा सकती है। अब दोस्तों ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। यानी कि दोस्तों पदार्थ की अवस्था की हम बात करें तो दाब और ताप में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसका अपवाद भी है। जैसे लकड़ी, इसको दाब करके हम नहीं इसका आकार बदल सकते। जैसे पत्थर हो गया, इसको भी दाब उब करके तो यही हो गया, नहीं बदला जा सकता, इसका कुछ अपवाद भी है। यह केवल ठोस अवस्था में ही रह सकता है। जल की हम बात करें दोस्तों, जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में जल रह सकता है आसानी से। पदार्थ के तीनों भौतिक अवस्थाओं के रूप की अगर हम बात करें साम्य होता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा जल। कुछ पदार्थ की हम बात करें दोस्तों, तो कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है। यानी कुछ पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, सीधे वो ठोस रूप में है, लेकिन वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस रूप में परिवर्तन होता है। और ऐसे ही पदार्थ क्या कहते हैं, आयोडीन कहते हैं, ये सॉरी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा ऐसे पदार्थ जिसको गर्म करने पर क्या होता है, डायरेक्ट क्या हो, गैस रूप में परिवर्तन हो जाता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल है आयोडीन और कपूर। तो आयोडीन और कपूर क्या है, ऊर्ध्वपातन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पदार्थ की दोस्तों चौथी अवस्था हम बात करें, प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था। पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। तत्व की हम बात करें, एलिमेंट की, तो दोस्तों तत्व जो है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से ही बनाया जा सकता है। और तत्व के एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, तत्व का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अब है दोस्तों यौगिक, और को जानने से पहले हम जानते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनका प्रतिशत। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व की हम बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है तत्व में ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। और ऑक्सीजन की परसेंट की हम बात करें तो 46.60 हो जाएगा। हालांकि दूसरा जो नंबर पर आता है वो है सिलिकॉन, जो कि 27.72। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व में सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरा स्थान पर दोस्तों सिलिकॉन है, तीसरा स्थान पर क्या है, एल्यूमिनियम है 8.13%, चौथा स्थान लोहा हो जाएगा 5%, पांचवा में दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा जो कि 3.6%, छठा जो है दोस्तों सोडियम हो जाएगा 2.83%, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सातवां हो जाएगा पोटेशियम 2.59, फिर आठवां मैग्नीशियम 2.09, और नौवां टिटेनियम हो जाएगा दोस्तों जो कि 0.44% पाया जाता है, और दसवां जो है हाइड्रोजन जो कि मात्र 0.14%। और इन कुल 10 तत्वों को अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो 99.14% जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले मुख्य ये तत्वों का क्रम से जो है अभी हमने आपको बताया था। अब दोस्तों चलते हैं यौगिक की ओर। यौगिक की अगर हम बात करें तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, उसे ही दोस्तों यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। तो दोस्तों यौगिक के गुण की अगर हम बात करें तो यौगिक के गुण जो है उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल, और जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। जैसे कि जल का सूत्र दोस्तों क्या होता है, H2O, ये क्या है, जल का सूत्र है। तो जल में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के क्या है, एक परमाणु, और दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल। इसमें ऑक्सीजन जलने में क्या होता है, सहायता करता है, लेकिन हाइड्रोजन दोस्तों खुद जलता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, खुद जलता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है जलने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन इन दोनों की यौगिक को
अगर मिला देंगे तो जल बनता है, जो कि जल क्या करता है दोस्तों, यह जो है आग को बुझा देता है। तो जल आग को बुझा देता है। अब है दोस्तों मिश्रण। अगर हम बात करें मिश्रण की, तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है दोस्तों, उसे ही मिश्रण कहते हैं। और इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हवा, हवा क्या है, एक मिश्रण है। तो हवा क्या है, एक मिश्रण। अब है दोस्तों सामान्य शरीर, यानी कि सामान्य शरीर जो होता है मानव शरीर में, इसमें है कुछ तत्वों का औसत दिया हुआ है। तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, तत्व में, यह हो जाएगा ऑक्सीजन। कितना, तो 65%। तो यानी कि सामान्य शरीर में तत्वों का जो औसत है 65% जो कि ऑक्सीजन है। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दोस्तों 3% पाया जाता है, कैल्शियम 2%, फास्फोरस जो है 1%, पोटेशियम 0.35% और सल्फर जो है 0.25%। सोडियम की हम बात करें दोस्तों तो 0.15, क्लोरीन 0.15, मैग्नीशियम 0.05, लोहा की हम बात करें 0.004 और अन्य तत्व हो जाएगा 0.46% पाया जाता है। तो अब है दोस्तों सौमांग मिश्रण। अगर हम बात करें सौमांग मिश्रण की, सौमांग मिश्रण तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से सौमांग मिश्रण का निर्माण होता है दोस्तों। और इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं। जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा, ये सब क्या दोस्तों सौमांग मिश्रण का एग्जाम्पल। अब है दोस्तों विषमांग मिश्रण। अगर हम बात करें विषमांग मिश्रण की, तो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। और इसके प्रत्येक भाग के गुण और उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि बारूद, कुहासा, तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो है विषमांग मिश्रण है। अब है कि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन। अब है दोस्तों मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। अगर हम बात करें मिश्रण की अलग करने, तो अब है दोस्तों मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। तो पहला विधि में कि हम बात करें तो पहला विधि हो जाएगा क्या है, तो इसका है रवाकरण। तो मिश्रण के अलग करने की विधि में पहला क्या है, रवाकरण। रवाकरण की हम बात करें दोस्तों, तो इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। तो अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है किस विधि से, रवाकरण से। और इस विधि में दोस्तों अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक, यानी कि अशुद्ध जो ठोस मिश्रण है उसको उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है दोस्तों। और छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे कि शर्करा और नमक के मिश्रण। तो दोस्तों शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 के ताप पर गर्म कर इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अब है दोस्तों आसवन विधि। अगर हम बात करें आसवन विधि की, तो आसवन विधि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब दो द्रवों के जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, तो उसके मिश्रण को आसानी, यानी कि उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। यानी कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक हो, तो वैसे मिश्रण को जो है आसवन विधि से अलग करते हैं। अतः यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है दोस्तों। और इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण होता है, दूसरा भाग संघनन होता है। अब है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। आइए जानते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें, तो ऊर्ध्वपातन जो है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन विधि से मिश्रण को अलग करने की हम बात करें, तो इस विधि द्वारा ऐसे दोस्तों दो ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो। यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि से मिश्रण को अलग करने में एक जो है एक जो है ठोस क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वपातित होना चाहिए, जबकि दूसरा ऊर्ध्वपातित नहीं होनी चाहिए। और इस विधि से दोस्तों कपूर को अलग किया जाता है, नेप्थलीन को अलग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन आदि को जो है ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। अब है दोस्तों आंशिक आसवन विधि। अगर हम आंशिक आसवन विधि करें बात, तो इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं। यानी कि दोस्तों
आंशिक आसवन विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल, कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, कोलतार आदि को दोस्तों इसी विधि से अलग करते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि आंशिक आसवन विधि से कच्चे तेल जैसे कि शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि को अलग करते हैं आंशिक आसवन विधि से। अब है दोस्तों वर्ण लेखन। अगर हम बात करें वर्ण लेखन विधि की, तो दोस्तों इस विधि यानी कि यह विधि इस तथ्य पर आधारित है, वर्ण लेखन विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थों में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। अब दोस्तों भाप आसवन की हम बात करें तो इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों भाप आसवन विधि से कैसे मिश्रण को अलग किया जाता है? कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध करते हैं जो जल में अघुलनशील होता है, यानी कि यह भाप आसवन क्या है तो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है दोस्तों। और इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपना क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल आदि। तो दोस्तों मेथिल और यानी कि मैथिल अल्कोहल और एसीटोन को जो हम अलग करते हैं, शुद्ध करते हैं, इसको भाप आसवन विधि से। अब दोस्तों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का, तो सबसे पहले इसमें आता है द्रवनांक। द्रवनांक की हम बात करें, इसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। कहने का सीधा सा अर्थ है कि गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब तथा एक नियत ताप पर होता है दोस्तों। और यह नियत ताप वस्तु के द्रव्यमान कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता है, ये ठोस के आखिरी कण तक रहता है, तब तक जो है ताप अस्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत हो तो। अब दोस्तों हिमांक को जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और हिमांक की हम बात करें तो किसी विशेष दाब पर, यानी किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसी को ही हिमांक कहते हैं। यानी कि वह विशेष दाब जिस नियत ताप पर जो है कोई द्रव क्या होता है जमता है, उसको क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। सामान्यतः दोस्तों पदार्थों के द्रव्यमानक और हिमांक दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। बर्फ का द्रव्यमानक और हिमांक दोनों दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। तो हिमांक की हम बात करें और द्रव्यमानक की, तो दोनों जो है बर्फ का कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थों के हिमांक और द्रव्यमानक दोनों कम हो जाता है दोस्तों। अब है द्रव्यमानक पर दाब का प्रभाव। अगर हम बात करें द्रव्यमानक पर दाब के प्रभाव का, तो उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर घट जाता है। यानी कि दोस्तों द्रव्यमानक पर दाब के प्रभाव की हम बात करें तो उन पदार्थों के द्रव्यमानक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। और इसका एग्जाम्पल मोम और तांबा है। दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो उन पदार्थों का द्रव्यमानक दाब बढ़ाने क्या होगा? घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा, लोहा हो जाए। अब है दोस्तों गलने तथा जमने में आयतन में परिवर्तन, यानी गलने तथा जमने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है उसके संबंध में जानते हैं। अगर हम बात करें क्रिस्टलीय पदार्थ में, तो क्रिस्टलीय पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन क्या होता है? बढ़ जाते हैं। और ऐसी ही दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में क्या होता है दोस्तों? डूब जाता है। दूसरा पॉइंट की हम बात करें ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते। यानी दोस्तों ये सब जो दिया हुआ है, जैसे कि लोहा हो गया, बर्फ हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल, ये सब क्या होता है? गलने जैसे ही सब गलेगा तो उसमें आयतन में क्या होता है? सिकुड़ता है सबका आयतन। और इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते हैं, यानी कि तैरने लगते हैं। और इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में ही क्या करते हैं? प्लवन करते हैं दोस्तों, यानी कि तैरते हैं। और हम बात करें सांचे में केवल
वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन बढ़ते हैं। यानी दोस्तों सांचे में ढालने की हम बात करें तो केवल वैसे पदार्थ को ढाला जा सकता है जो कि ठोस बनने पर क्या होगा, आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। मुद्रण धातु की हम बात करें दोस्तों, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं, यानी कि मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन बढ़ते हैं। तो जमने में आयतन बढ़ेगा, मुद्रण धातु। चांदी और सोना की हम बात करें दोस्तों, चांदी और सोने की वस्तुएं ढाली नहीं जा सकती, इसको केवल मोहर यानी कि स्टाम्प जो है लगाकर बनाई जा सकती है। मिश्र धातु के द्रव्यनांक की हम बात करें, मिश्र धातुओं का द्रव्यनांक तो उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है दोस्तों। अब है दोस्तों हिमकारी मिश्रण। अगर हम हिमकारी मिश्रण की बात करें तो किसी ठोस को उसके द्रव्यमान पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी, और यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है। जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगा। जल में क्या होता है, अगर बर्फ का टुकड़ा मिला देते हैं तो बर्फ दोस्तों गलेगा, गलेगा ही, गलने लगता है। परंतु गलने के लिए द्रव्यमान पर वह जल से उष्मा लगेगी। तो गलने के लिए द्रव्यमान पर वो क्या करता है, जल से क्या करता है, उष्मा को ग्रहण करता है बर्फ, जिससे जल का तापमान क्या होता है, घटने लगेगा, और मिश्रण का ताप क्या होता है, घट जाता है। देखिए मिश्रण का ताप क्या घट जाता है। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर दोस्तों आधारित है। उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण के लिए जो दिया हुआ है कि घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का एक भाग, यानी कि घर पर अगर दोस्तों आइसक्रीम अगर जमाना हो तो इसमें क्या करते हैं, नमक का एक भाग और बर्फ के 3 भाग को मिलाते हैं। और इस तरह अगर हम यानी कि आइसक्रीम बनाने के लिए नमक के एक भाग और बर्फ के 3 भाग को दोस्तों मिलाते हैं तो मिश्रण का जो तापमान है -22 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त कर लेता है। वाष्पीकरण की अगर हम बात करें दोस्तों, वाष्पीकरण जिसको इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं, तो वाष्पीकरण को इंग्लिश में क्या करते हैं, वेपोराइजेशन। तो द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया को ही दोस्तों वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव से वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहते हैं। और यह 2 प्रकार से दोस्तों होती है। पहला है वाष्पन, दूसरा क्या है, क्वथन। वाष्पन और क्वथन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और इवोपराइजेशन। द्रव्यनांक से कम तापमान पर द्रव्यनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। और दोस्तों वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। किस कौन कौन से बातों पर, आइए जानते हैं। पहला है क्वथनांक के कम होने पर। क्वथनांक के कम होने पर, क्वथनांक जितना कम होगा दोस्तों वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होती है। दूसरा है दोस्तों द्रव का ताप। तो द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। जैसे कि तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया अधिक होने लगेगा। द्रव के खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, वाष्पन तेज होगा। दूसरा है दोस्तों पृष्ठ, यानी कि द्रव के पृष्ठ पर की अगर हम बात करें तो द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगी। द्रव के पृष्ठ पर, दूसरा है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना ही कम होगा वाष्पन उतनी ही दोस्तों तेजी से होगी। तीसरा हो जाएगा द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ाया जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही दोस्तों घटती जाएगी। द्रव्यनांक की हम बात करें, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट की, तो दाब के किसी दाब के किसी दिए हुए नियत मान दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए यह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो दोस्तों वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है, और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि हम घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो दोस्तों द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। विभिन्न जो है द्रव के क्वथनांक की हम बात करें दोस्तों, विभिन्न द्रव के क्वथनांक की, तो द्रव दिया हुआ और यहाँ क्या नीचे क्वथनांक है। तो जल का जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल का क्वथनांक दोस्तों 78, और इथेनॉल की हम बात करें तो इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। क्लोरोफॉर्म का दोस्तों 62 डिग्री सेल्सियस
क्वथनांक हो जाएगा एसीटोन का 46 डिग्री सेल्सियस। तो ये था दोस्तों विभिन्न पदार्थों का क्या है क्वथनांक था, जैसे कि जल का 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री और एसीटोन का 46 डिग्री। तो दोस्तों पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय रसायन शास्त्र यानी कि जो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का यहाँ पर संपन्न होता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया इसे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।